हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं साधना शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ गुनाहों के देवता उपन्यास का पार्ट 3। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि चंदर जो है वो पम्मी के घर आया था और मिस्टर शुक्ला ने कुछ टाइपिंग के लिए कागज़ दिए थे उनको टाइप कराने के लिए। उसके बाद वो पम्मी के भाई बर्टी से भी मिलता है जिसकी बीवी मर चुकी है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेरे इस उपन्यास के पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखिए, तब आपको आगे समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बल्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली और कहीं आंखों का पीलापन न देख ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब में जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गईं और दांत बाहर झलकने लगे। हूँ, क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? उहूं, तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के सी भोले विश्वास का स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका ऐसे खून पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और फिर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने पूछा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, फिर कुछ बोला नहीं। क्यों? तुम्हें ताज्जुब क्यों होता? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत तेज बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और इस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है? इसीलिए ना कि इसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी का आना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ। इसीलिए मैं किताबों से भी नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है।
पम्मी चुप रही। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। थोड़ी देर के बाद तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बल्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहां उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगे। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियां हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर उसने पूछा, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने के खेत, गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और तार के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा था और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के दर्जों कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरियों के नीले फूलों की जंगली लताएं उलझी रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किसी चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी मिलती जुलती नहीं थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था। अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थीं। इसीलिए हमेशा जब भी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी भरी धूप में दोनों सिर के नीचे रखकर लेट रहती थी और दुनिया भर की बातें करती थी। बातों में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता था जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसू सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह उसकी मालिन में गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसू शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसू अगर झाड़ियों में से फूल चुनती तो उन्हें सूंघती
उन्हें अपनी चोटी में सजाती। उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने का या प्यार करने के बाद उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी। अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद की ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों में उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थीं और इसीलिए जब सुधा की मोटर आकर सायबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसु बनो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखें लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था। अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच में पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, Why talk of गांधी? I want no political discussion in class. गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं करना चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गईं और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने घुनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हों मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दे दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए।
दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसू की होगी। मिस गेसू, बीमारी की हालत में दूध काहे के इतना स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसू ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसू सन, मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसू सन, अच्छा, तुम लोग क्लास से बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसू ने देखा कि मिस उमालकर का पारा अभी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा। और क्लास ठठा कर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से में नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म हो गई और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसू अभी अंदर ही थी, वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसू ने बड़ी अदा से कहा, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसू बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लटे हल्के हल्के झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों को आंख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदानों पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छांव किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वीणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतैन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सबनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसू ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसू उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोस बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका है, गेसू बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटाओं में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, केसू, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आ जाए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी में भी क्या, मैं तो सोचती हूँ गेसू,
कभी ब्याह ही न करूं। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारती भरी निगाहों से देखती रही और बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ये ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट बेशर्म कहेगी। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब है तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर अपनी उंगलियां चिटकाते हुए कहा। वे तो तेरे चचाजाद भाई हैं ना? तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते, घिसू को चेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब बात जाने दे सुधा। जब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान में टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह! क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने ना देखे। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और घर से बुआ एक लंबा सा सूटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहां तक किनारे पहुंचती तो कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ। अभी डूबे तो बहुत रबड़ी मलाई का लालच देकर वो मिन्नतें करती हुई, निकल आओ, तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं वे, आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। तो वो अब यहाँ नहीं आने वाली हैं, अब यहाँ पढ़ेंगी। किस दर्जे में पढ़ती हैं? प्राइवेट विदुषी में बैठेंगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख हैं, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई, अब बैठो, यहाँ बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने कहा, पकड़कर उसे बिठा लिया। बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसों ही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। तत् बेहद झेंपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। इस हृदय की तीरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात।
पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदायते तीरगी के माने हैं अंधेरी की चादर और ख्वाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। इस रिदाई की तीरगी और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ, सुधा तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। यह ले तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और चल दी। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाईं ओर खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी? नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। चल, घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। तब तक पापा नहीं है, तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसू भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वो नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था, कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी, धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की चाह में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से सुलझ सुलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया हुआ चुस्त ब्लाउज और कंधे पर उभरा एक उसका पफ। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंखा उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, इसीलिए शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियां उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियां कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिखी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर वो अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। तो वे जा कहाँ सकते हैं? और सुधा को तो देखिए, क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह अभी भी लटका। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर बिना निगाहें उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ, देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे अभी कोई। ये तो बात है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती हो कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी तो सुधा का मिजाज और बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांगें फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई मत बोलना। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से में कहा। नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसे लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी।
जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदन ने सोचा, आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पगली? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदन ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था, तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछकर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं, जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा